Dear students, welcome to the today lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Unit 3rd Module 3rd Organizing and Directing Sales Force. Today we will discuss lecture number 24. In lecture number 24 we will discuss compensating the sales force. First of all we will discuss what is the meaning of compensation plan. The compensation plan refers to the monetary as well as non-monetary expenses incurred by the sales organization for paying the services rendered by the sales force. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स फोर्स होता है, वो जो सेल्स फोर्स अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी सर्विसेज का मतलब वो डेली ऑफिस आ रहे हैं, डेली कस्टमर से प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो वो जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उन सर्विसेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको नॉन मॉनिटरी और मॉनिटरी एक्सपेंसेस इनकर करती है। उनको मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देती है और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देती है। तो उसी की जो प्लानिंग होती है, जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या स्केल है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का क्या स्केल है, सेल्स मैनेजर का क्या स्केल्स है, कोई कितनी सेल करेगा तो उसे कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो इसी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन को ही क्या बोला जाता है, कंपनसेशन प्लान बोला जाता है। कंपनसेशन प्लान मस्ट एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट एक्टिविटीज ए सेल्स पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट, how performance will be measured and how they can increase their compensation। तो जो compensation plan होगा ये बेसिकली रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसमें सारी एक्टिविटीज़ क्लियरली लिखी होती हैं कि किस डेजिग्नेशन के सेल्स फोर्स को कितनी सेल्स करनी है, एक सेल पर कितना इंसेंटिव मिलेगा, 2 सेल पर कितना इंसेंटिव मिलेगा, 5 सेल्स पर कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो कोई अपना कंपनसेशन इंक्रीज करना चाहता है तो उसे कितनी सेल्स करनी होंगी। तो उसका जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होगा उसे क्या बोला जाता है, कंपनसेशन प्लान बोला जाता है। कोई भी पर्सन है वो फ्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विस नहीं देगा। तो अपनी जो सर्विस दे रहा है उसके बदले में उसे जो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स चाहिए उसे ही क्या बोलते हैं, कंपनसेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन प्लान। बेसिकली जो कंपनसेशन प्लान है वो सेल्स मैनेजर बनाता है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। तो जब सेल्स मैनेजर कंपनसेशन प्लान बना रहा है तो उसके कुछ क्या होंगे, कंपनसेशन प्लान से ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेल्स मैनेजर का क्या होता है कि वो ऐसा कंपनसेशन प्लान डिवाइस करे, बनाए जो कि उस इंडस्ट्री के बेस्ट टैलेंट को उसके ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करे और उसके बाद खाली अट्रैक्ट ना करे, वो उनको रिटेन भी रखे। क्योंकि जो सेल्स फोर्स होगा वही अल्टीमेटली है जो सेल्स प्लानिंग है, सेल्स फोरकास्टिंग है, उसको अचीव करेगी। तो अच्छी टीम के लिए आपको अच्छा कंपनसेशन प्लान को डिवाइस करना पड़ेगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेल्स मैनेजर का, ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट है, जितना एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, कंपनसेशन प्लान है उसी लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। थर्ड क्या है ऑब्जेक्टिव का, जो इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं, जिस इंडस्ट्री में जितना कंपनसेशन प्लान दिया जा रहा है, कंपटीटर हैं जिस लेवल पर इंसेंटिव्स दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, आप भी अपना कंपनसेशन प्लान उसी के अकॉर्डिंग ही बनाएं। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री नॉर्म्स से कम बनाएंगे तो कोई भी अच्छा सेल्स फोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनसेशन प्लान है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, इनके भी सेम डेजिग्नेशन के एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स मैनेजर है उसको तो पर मंथ 80,000 रुपये मिल रहे हैं, एचआर मैनेजर भी उसका कलीग है उसको है केवल 40,000 रुपये मिल रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है वो भी कलीग है उसको केवल 40,000 रुपये मिल रहे हैं। तो बाकी के जो और डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं सेम लेवल वाले, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो उस केस में सेल्स क्या होता है कि जो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है या जो जोनल मैनेजर है वो ब्रांच सेल्स मैनेजर का कंपनसेशन प्लान डिसाइड कर रहा है, तो वो उनकी सैलरी तो बाकी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स जितनी रखता है, बाकी जो इंसेंटिव्स हैं वो इंसेंटिव्स ज़्यादा रखता है। क्योंकि सेल्स मैनेजर अगर मेहनत ज़्यादा करेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स अगर मेहनत ज़्यादा करेंगे तो उनको इंसेंटिव्स ज़्यादा मिलेंगे, तो उनकी जो सैलरी प्लस इंसेंटिव्स है वो बाकी और डिपार्टमेंट से ज़्यादा हो जाएगा, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट क्या है कि आज की डेट में सेल्स डिपार्टमेंट भी यूनियनाइज्ड होते जा रहे हैं, यूनियन बनते जा रहे हैं। तो सेल्स मैनेजर को इस बात को ध्यान में रखते हुए सेल्स फोर्स यानी जिनके लिए कंपनसेशन प्लान बनाया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है, उनको भी कंपनसेशन प्लान में इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि कंपनसेशन प्लान बनाने से ही कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, और इम्प्लीमेंट तब होगा जब सेल्स फोर्स का रेसिस्टेंस कम होगा। और सेल्स फोर्स का रेसिस्टेंस कम तब होगा जब उनको भी कंपनसेशन प्लान में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर सेल्स फोर्स को कंपनसेशन प्लान में इन्वॉल्व किया जाए, उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको कंपनसेशन प्लान बनाते टाइम उससे भी सजेशन लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, सेल्समैन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उनके ऑब्जेक्टिव्स जिनके लिए कंपनसेशन प्लान बन रहा है वो भी कंपनसेशन प्लान से कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि कम से कम कंपनसेशन प्लान में इतनी सैलरी तो हो कि उनका जो जीवन है वो सही ढंग से जीवन यापन हो सके। जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो स्टैंडर्ड लिविंग को मेंटेन रख सकें, बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा सकें, बिजली का बिल पे कर सकें, दूध का बिल पे कर सकें, अपनी सेविंग्स भी कर सकें। तो वो चाहते हैं कि इतना उनका कंपनसेशन प्लान हो। सेकंड क्या है, कंसिस्टेंसी इन इनकम, कि हर महीने की एक फिक्स डेट को सैलरी मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एक महीने सैलरी आई, दूसरे महीने सैलरी नहीं आई, फिर तीसरे महीने सैलरी आई, फिर 2 महीने सैलरी नहीं आई, फिर तीसरे महीने दोनों महीने की एक साथ दे दी। तो ऑर्गेनाइजेशन सैलरी तो दे रही है पूरे 12 महीने की, लेकिन उस सैलरी में क्या नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो सेल्स फोर्स ये चाहता है कि हर महीने उसे क्या मिले, कंसिस्टेंटली सैलरी मिले। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स, की सैलरी तो जिसका जो डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से मिले, बाकी जो जितनी परफॉर्मेंस देता है उसको उस परफॉर्मेंस के बेस पर इंसेंटिव्स मिले। ये नहीं कि असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को हर किसी को सेम इंसेंटिव मिल रहा है, जो ज़्यादा सेल्स कर रहा है उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिले, जो कम सेल्स कर रहा है उसको कम इंसेंटिव मिले। नेक्स्ट क्या है, टाइमली पेमेंट, ऐसा नहीं कि किसी महीने की 7 तारीख को पेमेंट आ रहा है, किसी महीने की 10 तारीख को सैलरी मिल रही है, किसी महीने की 15 तारीख को सैलरी मिल रही है, अगले महीने 20 तारीख को सैलरी मिल रही है। तो उस महीने सैलरी तो मिल रही है लेकिन वो टाइमली नहीं मिल रही, क्योंकि एज ए फैमिली पर्सन हर किसी के कमिटमेंट होते हैं, उसे भी दूसरे को कोई उधार लिया हुआ है, कोई पेमेंट है वो देना होता है, तो वो भी सैलरी मिलने की डेट के बेस पर ही देता है। तो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हर महीने की 7 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो जाती है, तो सेल्स फोर्स वहाँ पर ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। तो सेल्स फोर्स के ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोप फॉर फ्यूचर रेज। आज कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, किसी को 15,000 रुपये मिल रहे हैं, वो ये थोड़ी चाहेगा कि 5 साल बाद भी 15,000 रुपये ही मिलें, क्योंकि हर साल महंगाई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होता जाता है। तो सेल्स फोर्स चाहता है कि हर कंपनसेशन प्लान में उसे फ्यूचर रेज का स्कोप हो, कि हर साल 10% है, 5% है, 8% है, उसकी सैलरी में उसे इंक्रीमेंट मिले। तो ये कंपनसेशन प्लान के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए गुड या साउंड कंपनसेशन प्लान। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कंपनसेशन प्लान डिवाइस किया, वो गुड भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है। तो कौन सा कंपनसेशन प्लान साउंड होगा, कौन सा कंपनसेशन प्लान पुअर होगा, तो वो पता चलेगा कंपनसेशन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स से। अगर कंपनसेशन प्लान में जो आगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कंपनसेशन प्लान है गुड होगा, साउंड होगा, और जो सेल्समैन और सेल्स मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स थे उनको वो फुलफ़िल करेगा। और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो जो सेल्स मैनेजर और सेल्स पर्सन्स के ऑब्जेक्टिव्स थे कंपनसेशन प्लान से, ये इनको फुलफ़िल नहीं करेगा। तो फर्स्ट क्या है, फेयरनेस टू ऑल। एक डेजिग्नेशन पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सैलरी लेवल सेम होना चाहिए। जैसे जितने भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए सैलरी लेवल सेम होना चाहिए, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हैं उनके लिए सैलरी लेवल सेम होना चाहिए, ब्रांच सेल्स मैनेजर हैं उनके लिए सैलरी लेवल सेम होना चाहिए। तो अगर किसी एक ब्रांच मैनेजर को 5 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरे ब्रांच मैनेजर को भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक की सैलरी ज़्यादा है दूसरे की कम है, तो ये फेयर नहीं है, क्योंकि कल को सबको एक दूसरे की सैलरी पता चलती है तो वहाँ पर फिर डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी।
जो भी कंपनसेशन प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि आपने बना रखा है कि भाई हर साल है 10% से इंक्रीमेंट मिलेगा। तो सपोज इस साल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ तो भी आप 10% दे रहे हो तो सेल्स फोर्स सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर इस साल ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, ज़्यादा सेल नहीं हुई तो भी आप 10% दे रहे हो तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस होगा। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में जो 10% बोल रखा है वो दे रहे हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से फॉर एग्जांपल ज़्यादा सेल्स नहीं हो पाई तो इस साल ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीमेंट नहीं दे रही है या बहुत कम दे रही है, तो ये फ्लेक्सिबल है। किसी साल जितनी सेल्स सोची थी, जितना मार्केट शेयर सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो उस साल आप इंक्रीमेंट ज़्यादा दे सकते हो। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और एक रिजिड जो आपने बना दिया कि 5 साल तक हर साल है 8% या 10% की रेट से इंक्रीमेंट होगा, तो वो कंपनसेशन प्लान है गुड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड इंसेंटिव एंड मोटिवेशन, कि जो कंपनसेशन प्लान है उसमें अगर आप जो सेल्स फोर्स एफर्ट्स लगा रहा है उस एफर्ट्स को डायरेक्ट रिवॉर्ड से लिंक कर रहे हो तब तो कंपनसेशन प्लान है वो इफ़ेक्टिव होगा, अदरवाइज इफ़ेक्टिव नहीं होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन ने कर रखा है कि 30 सेल्स तक कोई इंसेंटिव नहीं है और 30 सेल्स के ऊपर इंसेंटिव मिलेगा, तो आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री में एक महीने में 30 सेल्स करना ही डिफ़िकल्ट है, तो कंपनसेशन प्लान इफेक्टिव नहीं है, सेल्स फोर्स मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने कर रखा है कि 5 सेल्स तक आपको केवल सैलरी मिलेगी, 5 सेल्स से ऊपर पर सेल्स आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो वहाँ पर जो सेल्स फोर्स के रिवॉर्ड्स हैं वो डायरेक्ट एफर्ट से लिंक्ड हैं और वो सेल्स करने के लिए मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट क्या है, लीड टू डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड कंपनी ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल इस साल कंपनी का, पिछले 2 साल से कंपनी का प्रोडक्ट ए पर फोकस था तो उसने सेल्स कोटा में ज़्यादा प्रोडक्ट ए की सेल्स कर रखी थी और उसी पे ही इंसेंटिव्स दे रखे थे। लेकिन इस साल कंपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर प्रोडक्ट बी की सेल्स ज़्यादा कराना चाहती है तो सेल्स कोटा भी प्रोडक्ट बी का ज़्यादा रखेगी और जो इंसेंटिव्स हैं सेल्स फोर्स को वो ज़्यादा प्रोडक्ट बी की सेल्स पर देगी। तो जो सेल्स फोर्स है वो प्रोडक्ट ए से ज़्यादा फोकस अब प्रोडक्ट बी की सेल्स पर करेगा, तो एक गुड कंपनसेशन प्लान होगा। नेक्स्ट क्या है, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्रीहेंशन की गुड कंपनसेशन प्लान वो होगा जिसको हर कोई इजीली एडमिनिस्टर कर सके, समझ सके, सेल्स फोर्स खुद समझ सके कि मैंने इस महीने इतनी सेल्स की है तो मेरी अकाउंट में इतना पैसा आएगा। हर लेवल पर आपके पहले से अगर क्लियरली डिफाइंड स्लैब्स हैं तो वो कंपनसेशन प्लान इफेक्टिव है, साउंड है। और अगर ऐसे कोई स्लैब्स नहीं बने हुए इंसेंटिव्स के, ऐसे कोई स्लैब्स नहीं बने हुए सैलरी के, तो वो कंपनसेशन प्लान इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिकल। साउंड कंपनसेशन प्लान है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो सेल्समैन की अर्निंग है वो ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन को 5 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है और अगर वो 8 लाख रुपए सैलरी में बांट रही है, दे रही है, तो 3 लाख का लॉस हो रहा है, तो वो कंपनसेशन प्लान इफेक्टिव नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जितना अर्निंग हो रही है उसी को ही ध्यान में रखते हुए ही उसे कंपनसेशन प्लान को डिवाइस करना चाहिए। तो ये एक अच्छे कंपनसेशन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, डिजाइनिंग कंपनसेशन प्लान्स या स्टेप्स इन डिवाइसिंग ए कंपनसेशन प्लान। तो कंपनसेशन प्लान है फ्यूचर के लिए बनाया जाता है तो इसको डिवाइस करना बहुत ज़रूरी है, बनाना बहुत ज़रूरी है और ये रिटर्न में होना चाहिए, और क्योंकि यही सेल्स फोर्स को आगे मोटिवेट करेगा। तो जब कभी भी सेल्स मैनेजर कंपनसेशन प्लान को डिज़ाइन करता है तो उसे कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जिस इंडस्ट्री में आप हो उस इंडस्ट्री का टाइप क्या। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो सेल्स फोर्स को सेल्स करने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, तो वहाँ पर है कंपनसेशन प्लान उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में क्योंकि सेल्स फोर्स के पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता तो उनको सेल्स करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, इसलिए कंपनसेशन प्लान उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सैलरी इंसेंटिव कम मिलते हैं, सर्विस सेक्टर में सैलरी और इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा, आपकी उस इंडस्ट्री में क्या पोजीशन है। अगर आप उस इंडस्ट्री के मार्केट लीडर हो तो आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है, सेल्स अच्छी हो रही है तो आप अच्छे इंसेंटिव्स दोगे, अच्छी सैलरी दोगे। और जहाँ पर आपकी अभी फ्रेश हो, नई कंपनी हो, ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है, अभी अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही कंपनसेशन प्लान बनाओगे। तो ये कंपनसेशन प्लान को बनाते टाइम सेल्स मैनेजर को पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। तो फर्स्ट क्या है,
डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि आप अगर कंपनसेशन प्लान बना रहे हो तो कंपनसेशन प्लान इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, इनकम एंड सिक्योरिटी, कि कंपनसेशन प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सारा का सारा इंसेंटिव ही मिले। कंपनसेशन प्लान में फिक्स अमाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि सेल्स की जॉब चैलेंजिंग है, किसी महीने ज़्यादा सैलरी, किसी महीने ज़्यादा सेल्स हो सकती है, किसी महीने कम सेल्स हो सकती है। तो एक फिक्स अमाउंट तो होना ही होना चाहिए कि आप कितनी भी सेल करो इतनी आपको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, जिसे हम सैलरी बोलते हैं। तो इससे जो सेल्स फोर्स है उसको क्या मिलेगी, सिक्योरिटी, कि कम से कम 15,000 रुपये तो हर महीने आएंगे ही आएंगे। सेकंड क्या होना चाहिए, इक्विटी, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए सेम कंपनसेशन प्लान का स्लैब होना चाहिए, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के लिए सेम लेवल का होना चाहिए, ब्रांच सेल्स मैनेजर के लिए सेल्स सेम लेवल का होना चाहिए, जोनल मैनेजर्स के लिए सेम लेवल का होना चाहिए, जब तो वो इक्विटेबल है, अदरवाइज वो इक्विटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनसेशन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। तो नीचे लिखना चाहिए कि कंपनसेशन प्लान कैन वेरी एज पर द सरकमस्टांसेस। तो ये आपने कंपनसेशन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप कभी भी मिड ईयर में भी कंपनसेशन प्लान में कुछ चेंजेस कर सकते हो, एज पर द एनवायरनमेंट के बेस पर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बेस पर, गवर्नमेंट के एनवायरनमेंट के बेस पर, कंपटीशन के बेस पर, क्योंकि जो बिजनेस का फेस होता है वो गुड भी होता है और बैड भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंपनसेशन प्लान को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिकल, ऐसा तो है नहीं कि भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, आपको कमाई कम हो रही है और आप एक्सपेंसेस ज़्यादा बियर कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने अर्निंग के सोर्सेज देखने चाहिए, फिर उस अर्निंग के सोर्सेज के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रॉफिट निकाल कर है कंपनसेशन प्लान, जो कि उनको एक्सपेंसेज हैं मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी सेल्स फोर्स को देने हैं, उनको डिवाइस करना चाहिए। तो द कंपनसेशन प्लान मस्ट बी इकोनॉमिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज मस्ट लीड टू सब्सटेंशियल जनरेशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, फिर ये ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखोगे। फिर नेक्स्ट क्या है, इस्टेब्लिश डिजायर्ड लेवल ऑफ अर्निंग्स, कि कितने लेवल्स तक आपको सैलरी स्लैब न, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट में था, मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए एक अलग स्लैब था, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के लिए अलग स्लैब था, ब्रांच मैनेजर के लिए अलग स्लैब था, जोनल मैनेजर के लिए अलग स्लैब था। तो टोटल 4 लेवल्स तक कंपनसेशन प्लान बनाए हुए थे। तो हर किसी का कंपनसेशन प्लान अलग अलग बनेगा। जो सेल्स फोर्स का इंसेंटिव प्लान था उसमें सेल्स फोर्स की इंडिविजुअल सेलिंग का था, जो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का कंपनसेशन था उसमें जो इंसेंटिव्स थे उसकी टीम के इंसेंटिव्स भी इंक्लूड थे, जो ब्रांच मैनेजर था उसके जो इंसेंटिव्स थे उसमें उसकी पूरी ब्रांच के जितने भी असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हैं उन सब की सेल्स के बेस पर भी उसे इंसेंटिव मिल रहा था। तो हर किसी का अलग अलग क्या होगा, डिजायर्ड लेवल ऑफ अर्निंग होगा। तो ये आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे कि 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, मेथड्स ऑफ पेमेंट, कि जो सेल्स फोर्स को पेमेंट किया जाता है उसके लिए कौन से मेथड्स को यूज़ करना है। तो ज़्यादातर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज किए जाते हैं। तो ये आपको बताने पड़ेंगे, अपने कंपनसेशन प्लान में लिखने पड़ेंगे कि हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो कंपनसेशन प्लान है उनमें एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं और वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है सैलरी, कि एक जो फिक्स अमाउंट जो हर महीने की एक फिक्स डेट को मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। तो सेल्स पीपल आर पेड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट एट रेगुलर टाइम, जैसे डिसाइड कर रखा है कि हर महीने 15,000 रुपये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, या हर महीने 20,000 रुपये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, सैलरी। सेकंड क्या है, कमीशन। सैलरी के अलावा जो सेल्स फोर्स सेल्स कर रहा है तो उसको सेल्स के बेस पर जो अमाउंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। तो ये वेरिएबल होता है, क्योंकि जिसने जितनी सेल्स की है जब सैलरी तो फिक्स्ड होगा और ये वेरिएबल होगा, जिसने जितनी सेल्स की है उसके बेस पर उसे क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। किसी ने 5 सेल्स की है तो उसको उसके बेस पर कमीशन मिलेगा, किसी ने 10 सेल की है तो उसको उसके बेस पर मिलेगा, किसी ने 5 लाख का बिजनेस दिया है उसको उसके बेस पर मिलेगा, किसी ने 10 लाख का बिजनेस दिया है उसको उसके बेस पर मिलता है। नेक्स्ट क्या है, बोनस।
बोनस बेसिकली क्या होता है, लंप सम पेड टू सेल्स पर्सन फॉर अचीविंग सेल्स ऑब्जेक्टिव इन ए डेफिनाइट पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल ब्रांच को टारगेट 75 लाख रुपए का दिया था, तो ब्रांच ने है 1 करोड़ का बिजनेस कर दे दिया, तो जितना ऑब्जेक्टिव सोचा था उससे 25 लाख रुपए ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को अर्न कर दिए। तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उस 25 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए एज ए बोनस है वो जो सेल्स फोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दिवाली पर ज़्यादातर इंडिया में बोनस दिया जाता है, तो वो किसके बेस पर दिया जाएगा, उनके डेजिग्नेशन के बेस पर। सेल्स फोर्स को कम बोनस मिलेगा, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को उससे ज़्यादा बोनस मिलेगा, से ब्रांच मैनेजर को उससे ज़्यादा बोनस मिलेगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बोनस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शंस प्लान, ESOPs। कई ऑर्गेनाइजेशन जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो अपने सेल्स फोर्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर कंपनी के शेयर्स दे देती हैं। किसी को 10 शेयर्स दिए, किसी को 5 शेयर्स दिए, किसी को 50 शेयर्स दिए, तो वो कंपनी में क्या हो जाते हैं, ओनर भी हो जाते हैं। तो उनके जो शेयर्स की प्राइजेज इंक्रीज होती रहती है, उसके बेस पर उनकी भी वेल्थ है वो इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल प्राइजेज। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो सेल्स पर्सन है उनको स्पेशल प्राइजेज की फॉर्म में रिवॉर्ड करती है। कई बार तो या तो मनी देती है या फिर कोई गिफ्ट देती है कि सपोज किसी ने आज 3 सेल की तो ब्रांच मैनेजर ने उसको खुश होकर 500 रुपये अलग से दे दी इंसेंटिव के अलावा, तो वो क्या होगा, स्पेशल प्राइस। या आज किसी ने 5 सेल्स कर दी तो ब्रांच मैनेजर ने उसको एक घड़ी दे दी या एक टी-शर्ट दे दी या एक जीन्स की पैंट दिलवा दी, तो ये क्या होंगे आपके स्पेशल प्राइस। किसी ने पूरे महीने बेस्ट सेल्स की, जितना सोचा था उससे ज़्यादा सेल्स की पूरे साल भर में, तो उसको LED टेलीविज़न दे दिया, कोई घड़ी दे दी, डिनर सेट दे दिया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल प्राइजेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग अकाउंट। ये बेसिकली एक तरीके का सेल्स पर्सन को एडवांस गिवन दिया होता है। जैसे सपोज है किसी की सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ है, तो वो अपनी सैलरी का 4 टाइम्स कभी भी ये है वो एडवांस ले सकता है। तो किसी सेल्स फोर्स को फॉर एग्जांपल 60,000 रुपये चाहिए थे किसी काम के लिए, तो उसने ड्राइंग अकाउंट से 60,000 रुपये निकलवा लिए। तो अब हर महीने उसकी जो सैलरी इंसेंटिव होगा उसमें 5-5 या 6-6 हज़ार रुपये कर उसके उस अकाउंट में डलते रहेंगे, जब तक उसके वापस अकाउंट में 60,000 रुपये नहीं हो जाएं। तो बेसिकली इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर सेल्स पर्सन को बाहर से बैंक से कोई लोन लेना होगा 60,000 रुपये का, तो उसको उसे इंटरेस्ट देना होता है, तो 60,000 का पैसा उसको तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ड्राइंग अकाउंट होता है उसमें उसको केवल 60,000 रुपये ही देने होंगे, कोई अलग से इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्पेशल कैश इंसेंटिव। These are given to sales personnel during certain period of time for performing specific activities or for achieving extraordinary result। कई बार क्या होता है, सेल्स फोर्स में कंपटीशन कराया जाता है। जब कंपटीशन कराया जाता है तो उस केस में जो उस कंपटीशन में विन होता है उसको अलग से कैश की फॉर्म में इंसेंटिव दिया जाता है कि जो फर्स्ट प्राइज आएगा, जो सबसे ज़्यादा सेल करेगा फर्स्ट, उसको 5,000 रुपये मिलेंगे अलग से, सेकंड वाले को 3200 रुपये मिलेंगे, थर्ड वाले को 2100 रुपये मिलेंगे। तो वो क्या होता है, स्पेशल कैश इंसेंटिव होता है। नेक्स्ट क्या है, नॉन कैश इंसेंटिव। तो इसमें भी कंपटीशन हो रहा है, लेकिन कंपटीशन में इसमें कैश नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, नॉन कैश इंसेंटिव मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दे दी, सर्टिफिकेट दे दी, तो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रॉफी परचेज करने में, सर्टिफिकेट प्रिंट कराने में भी तो एक्सपेंस हो रहा है। उसको 1 साल की किसी क्लब की मेंबरशिप दे दी, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को तो अब पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जो सेल्स फोर्स उसको कैश की फॉर्म में नहीं मिल रहा, उसको इंसेंटिव किस में मिल रहा है, नॉन कैश की फॉर्म में मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स। PL दे रहे हैं, मेडिकल लीव्स दे रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस करा रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, PPF में है 50% है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं PF अकाउंट में, तो ये सारे के सारे कौन से बेनिफिट्स होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। लास्ट क्या है, सेल्स फोर्स एक्सपेंसेस। हर महीने सेल्स फोर्स को 2,000 रुपये एक्सपेंस के लिए दिए जा रहे हैं, पेट्रोल के लिए, होटल में स्टेइंग करने के लिए, कस्टमर को गिफ्ट देने के लिए, कहीं आ जा रहा है तो उसके लिए, रेल के टिकट पर, बस के टिकट पर, तो इसको भी क्या बोलते हैं, सेल्स फोर्स एक्सपेंस। तो इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है वो क्या होता है, खर्च होता है। और लास्ट फिर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इसमें इम्प्लीमेंटिंग कंपनसेशन प्लान। जब आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ अर्निंग्स डिसाइड कर ली, कौन कौन से तरीके से पेमेंट करना है ये डिसाइड कर लिया, फिर आप जो कंपनसेशन प्लान उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो इम्प्लीमेंट करने से 2 टाइप होंगे। फर्स्ट क्या है, प्री टेस्टिंग।
आपकी 30 ब्रांचेज हैं जिसमें से 2000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर आपने एक साथ कंपनसेशन प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया कि नेक्स्ट ईयर से 1 जुलाई से नया कंपनसेशन प्लान इम्प्लीमेंट होगा और उसमें एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिया और उस कंपनसेशन प्लान में कई सारी कमियां हैं तो उसका बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होगा, विरोध होगा। तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि इनिशियल लेवल में उससे शुरू की 3 या 4 ब्रांच पर ही इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वहाँ पर सेल्स फोर्स कम होगा। तो आपके कंपनसेशन प्लान में कोई कमी नज़र आ रही है तो एम्प्लॉय जो फीडबैक आपको देंगे आप उनसे उन कमियों को दूर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, इसे हम प्री टेस्टिंग बोलते हैं। और जब प्री टेस्टिंग के बाद आपका कंपनसेशन प्लान में जो सजेशंस दिए हुए थे वो सजेशंस आपने इम्प्लीमेंट कर दिए, फिर आप उसको ओवरऑल होल ऑर्गेनाइजेशन के 28 ब्रांचेज के लिए इम्प्लीमेंट कर दोगे। उसके बाद फिर सेकंड आता है पीरियोडिक मॉनिटरिंग। ये थोड़ी कि आपने एक बार कंपनसेशन प्लान बना दिया, अब 10 साल तक कोई कंपनसेशन प्लान चेंज नहीं होगा। आप उसकी पीरियोडिक मॉनिटरिंग करते रहोगे और हर 3 साल 4 साल या 5 साल में जो अपना कंपनसेशन प्लान है वो कंपनसेशन प्लान क्या करते रहोगे, चेंज करते रहोगे। जैसे गवर्नमेंट में है पे कमीशन लगता है, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 5th पे कमीशन। तो हर 8 साल 10 साल के बाद है वो कंपनसेशन प्लान को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। अब इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।